डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का, बताएंगे एक बार जरा। आई थिंक हम लोग उच्च पुरापाषाण काल में थे, है ना। भीमबेटका की गुफा के बारे में डिस्कशन हमारा चल रहा था। चलिए, आज का डिस्कशन जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से, जिसको आप कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। ठीक है, एक बात आप लोग अपने जहन में बैठा सकते हैं कि पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल से ज्यादा सवाल परीक्षाओं में आपको मिलेगा। हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है, अगर आप लोगों को पूरा पाषाण काल की बात करोगे तो पूरा पाषाण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका बनता आया है वो बनेगा कहां से? भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, वहां से जो भी कोई सवाल आपके एग्जामिनेशन में पनप सकता है, सारी बातें कल मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी काम आप लोगों का रहेगा। अब देखिए, मध्य पाषाण काल को पढ़ने का तरीका क्या होगा आप लोगों का। मध्य पाषाण काल को पढ़ने के लिए आपको पहले कहां पे आना पड़ेगा? पहले आपको आना पड़ेगा यहां पर, जिसको आप कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि मध्य पाषाण काल के सामने उच्च पुरापाषाण काल को जोड़ने की वजह क्या है। वजह क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि उच्च पुरापाषाण काल में होता क्या है, आपको कहानी क्या स्टेब्लिश करनी है। यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल में देखा जाता है कि आपके जो पुरातात्विक विद है उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहली बार क्या हुआ है, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ, तापमान क्या हुआ आपका, बढ़ा है। जबकि कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि ये माना गया कि जो आपका पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो जीवन है, यानी कि मनुष्य जो आपको दिखाई देता है वो एक आइस एज में है। आइस एज का मतलब ये होगा कि मनुष्य के चारों तरफ क्या, बर्फ ही बर्फ है। लेकिन ये देखा गया कि उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार क्या हुआ, पहली बार कहां पर? पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुई। और जो ये तापमान में वृद्धि होगा, इसका अंदाजा हमें कैसे लगा के चलना है कि तापमान में जब वृद्धि होगा तो देखिए जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, तापमान में जब उस समय वृद्धि हुई होगी तो जो आपका प्राकृतिक वनस्पति है, पहली बात तो यह है प्राकृतिक वनस्पति आप कह सकते हैं, या आप साथ के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आप यहां लिख सकते हैं कि जानवर। आप क्या लिख सकते हैं? जानवर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसा माना गया है कि जब तापमान में वृद्धि हुआ तो मनुष्य के सामने जो प्राकृतिक वनस्पति है, इस प्राकृतिक वनस्पति का भी क्या आया, नया रूप निकल के आया। इसका भी क्या निकल के आया, नया रूप निकल के आया। और जो आपके जानवर हैं, जानवरों का रूप भी कैसे निकल के आया, आपका नया रूप जानवरों का निकल के यहाँ से आता है। ठीक है, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की थी? सबसे पहली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाने की कोशिश की थी कि पाषाण काल का अध्ययन आप लोग क्यों करते हैं, ताकि आप लोग मनुष्य के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल को समझ पाएं। और मनुष्य के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको ये बात करनी पड़ेगी कि पाषाण काल में मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां लेकर के कौन आता है? नेचर। और उसी में बदलाव करके हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे बदलाव करके मैंने आपको दिखाया कि तापमान में वृद्धि का मतलब ये है कि ये अंदाजा आप यहाँ पे लगा के चलेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति जो आपका है, जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें भी परिवर्तन हुए, यानी कि उसका भी क्या आया, नया रूप मनुष्य के सामने आया होगा। और जो आपके जानवर हैं, जानवरों का भी क्या है, नया रूप मनुष्य के सामने आया होगा। जैसे कल हम लोग भीमबेटका की गुफा के बारे में बातें कर रहे थे, तो जो आपका भीमबेटका की गुफा है उसमें मनुष्य मेन काम क्या कर रहा था? पेंटिंग। और जब उसने चित्रकारी की, पेंटिंग की, तो उसने कैसा दिखाया? अपने आप को शिकार करते हुए दिखाया है। और जानवरों को बड़े आकार के रूप में दिखाता है कि जानवर क्या बड़े बड़े आकार के हैं। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में जो परिवर्तन देखा गया कि जैसे तापमान में वृद्धि हुआ तो प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन करके आपको दिखाना है, जानवरों की जो प्रकृति है उसमें भी आपको परिवर्तन करके दिखाना है, और इसके जो वास्तविक परिणाम आपको जोड़ने हैं इसके, यानी कि यहाँ पे जो तापमान में वृद्धि हुई है इसके जो आपको वास्तविक परिणाम जोड़ के चलने हैं, तो वास्तविक परिणाम आप कहाँ पे जोड़ेंगे? मध्य पाषाण काल में।
ठीक है। और जैसे ही आप लोग अपनी कहानी के माध्यम से वास्तविक परिणाम मध्य पाषाण काल के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे ही मध्य पाषाण काल को आप समझना प्रारंभ कर देंगे कि आखिर इसके अंदर मनुष्य का जीवन कैसा उस समय रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपने हेडिंग तो बना लिया होगा, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। लिखेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल में, जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल में, जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल में, जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य की गतिविधियों के कारण, मनुष्य की गतिविधियों के कारण, मनुष्य की गतिविधियों के कारण, मनुष्य की गतिविधियों के कारण तापमान में वृद्धि देखी गई। मनुष्य की गतिविधियों के कारण तापमान में वृद्धि देखी गई। मनुष्य की गतिविधियों के कारण तापमान में वृद्धि देखी गई, जिस कारण मनुष्य को, जिस कारण मनुष्य को, जिस कारण मनुष्य को नई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का, जिस कारण मनुष्य को नई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का, जिस कारण मनुष्य को नई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का, जिस कारण मनुष्य को नई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मध्य पाषाण काल में, इतना ही नहीं, मध्य पाषाण काल में, इतना ही नहीं, मध्य पाषाण काल में मनुष्य को, इतना ही नहीं, मध्य पाषाण काल में मनुष्य को अपने प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर, अपने प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर, अपने प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर, अपने प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर नए प्रकार के जानवरों का सामना भी करना पड़ा, नए प्रकार के जानवरों का सामना भी करना पड़ा, नए प्रकार के जानवरों का सामना भी करना पड़ा, नए प्रकार के जानवरों का सामना भी करना पड़ा, नए प्रकार के जानवरों का सामना भी करना पड़ा। इन हालातों में, इन हालातों में यदि मनुष्य को अपने आप को आगे बढ़ाना था, इन हालातों में यदि मनुष्य को अपने आप को आगे बढ़ाना था, इन हालातों में यदि मनुष्य को अपने आप को आगे बढ़ाना था, इन हालातों में यदि मनुष्य को अपने आप को आगे बढ़ाना था, तो उसे अपने उपकरणों में, तो उसे अपने उपकरणों में, तो उसे अपने उपकरणों में परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता थी, तो उसे अपने उपकरणों में परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता थी, तो उसे अपने उपकरणों में परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता थी। मनुष्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मनुष्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मनुष्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मनुष्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब समझो, पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल में नेचर की ओर से मनुष्य के सामने नाना प्रकार की चुनौतियां लाई गई, ठीक है। और जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि मनुष्य जानवर से अलग क्यों है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस कर सकता है। आपको यही समझना है कि जब पाषाण काल में नेचर की ओर से लगातार मनुष्य के सामने नाना प्रकार की चुनौतियां लाई गई होंगी उस समय, तो मनुष्य उनका सामना करेगा
और मैंने आपको बताया था कि सामना किनके माध्यम से करेगा, अपने उपकरणों के माध्यम से करेगा। और ऐसा नहीं कि पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य के सामने नेचर की ओर से चैलेंजेस स्टैब्लिश नहीं किए गए थे, बिल्कुल किए गए थे। और मनुष्य ने उन तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना भी किनके माध्यम से किया, उपकरणों के माध्यम से किया। लेकिन आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि पूरे पुरापाषाण काल में मनुष्य के पास जो अपने टूल्स हैं, यानी कि मनुष्य के पास जो अपने उपकरण हैं, वो कैसे हैं, भद्दे हैं। भद्दे होने का मतलब क्या होगा? पहली बात तो आपको दिमाग में यह स्टैब्लिश करना है कि पूरे पुरापाषाण काल में मनुष्य के पास जो उपकरण उस समय रहे हैं, हालांकि किताबों के माध्यम से आप जाओगे, उनके प्रकार आपको मिलेंगे, उनके फिगर्स आपको मिलेंगे, लेकिन वहां अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब आपको नहीं। अगर आप क्लास के पात्र बने तो मेरा उद्देश्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आसानी वाला धरातल दे करके चलूं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको दिमाग में यह रखना है कि पूरे पुरापाषाण काल में मनुष्य के पास जो अपने उपकरण है, उनमें केवल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। केवल किसका इस्तेमाल हुआ है? पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम ये कह रहे हैं अपने डिस्कशन में कि पुरापाषाण काल में मनुष्य के पास जो उपकरण है, भद्दे हैं। भद्दे होने का मतलब क्या होगा? भारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नुकीले नहीं है, शार्प नहीं है, भारीपन काफी ज्यादा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उच्च पुरापाषाण काल को जो मैंने मध्य पाषाण काल के सामने रखा, और उच्च पुरापाषाण काल में तापमान में जो वृद्धि हुई, उसका वास्तविक परिणाम जब आप जोड़ते हैं मध्य पाषाण काल के साथ, तो मनुष्य को अब ये करना ही था कि उसको अपने उपकरणों में लाना था परिवर्तन। अब उपकरणों में परिवर्तन कैसे ला सकता है? अब उपकरणों में परिवर्तन लाने का मतलब क्या होगा? मान लीजिए मैंने कहा कि मनुष्य के पास जो अपने उस समय टूल्स रहे हैं, जो उपकरण रहे हैं, उनमें उसको लाना है परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन तो बताओ जरा, हम कैसे दिखा सकते हैं? पहला परिवर्तन तो क्या है कि यहाँ पर पत्थर के साथ साथ, स्टोन के साथ साथ अब वो किसका इस्तेमाल करेगा? बोन्स, यानी कि हड्डियों का। और ये हड्डियां मानव की नहीं होंगी, ये हड्डियां किनकी होंगी? आपकी जानवरों की होंगी, है ना। तो ये बताया गया है कि स्टोन के साथ जब आप हड्डी को जोड़ने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा? इससे जो आपका उपकरण है, उसमें हल्कापन भी आएगा। उसमें क्या आएगा? आपका हल्कापन भी आएगा। और उपकरण जो आपका है, वो आगे से क्या बनेगा? आपका नुकीला भी बन जाएगा। आगे से क्या बनेगा? आपका नुकीला भी बन जाएगा। तो मानव ने बिल्कुल यही काम किया। अगर मानव इस तरीके से अपने उपकरणों में परिवर्तन ना लाता, तो आपको यह कहना पड़ेगा कि मध्य पाषाण काल में आने के बाद ही मनुष्य का जो प्रारंभिक विकास क्रम है, वो क्या हो जाता? रुक जाता। लेकिन मानव को तो आगे बढ़ना था, आज भी बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ा। तो इसलिए उसने क्या काम किया, जो मेन डिमांड उस समय बनी है टाइम की, कि भाई हमें अपने टूल्स में कुछ चेंजेस लाने होंगे। और चेंजेस जब लाए गए, तो अब पत्थर के साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? हड्डी आप जोड़ के चलेंगे। आपको पता है, आप किताब में पढ़ते हैं कि ये जो आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का एक और नाम आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। बताओ जरा, क्या नाम है उसका? नहीं, वो तो मैंने बता दिया। और क्या नाम है? ये तो आप ये समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आप लोगों की परीक्षाओं में। मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश और हिंदी में कहते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, ये हिंदी में भी ऐसा ही है, माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि माइक्रोलिथिक एज इसको क्यों कहा जाता है। आंसर आपके सामने है। माइक्रोलिथिक एज इस नाते कहा जाता है कि आप यहां पे आओ। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है ना। तो आपको यही तो अंदाजा यहाँ पे लगाना है कि मनुष्य ने जो अपने उपकरणों में परिवर्तन किया है, उपकरण क्या है? हल्के हैं, छोटे हैं, नुकीले हैं। और ऐसे उपकरणों की बहुलता यहाँ पे आपको मिलती है, कहाँ पे? मध्य पाषाण काल में। यही एक कारण है कि मध्य पाषाण काल को आप लोग क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज भी इसको कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूक्ष्म उपकरणों की प्रधानता, जैसा आपने कहा, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर सूक्ष्म उपकरणों की आपको क्या लेके चलना है? सूक्ष्म उपकरणों की आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर प्रधानता आपको मिलेगी। एक बात और अभी डिस्कस कर लो। कई बार ये भी मजाक हो जाता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल का जन्मदाता कौन है। अगर ये सवाल आपके सामने बन जाए कि मध्य पाषाण काल का जन्मदाता कौन है, तो मध्य पाषाण काल का जन्मदाता जो होंगे, एक व्यक्ति आपको मिलते हैं, उनका नाम क्या है? सी एल कार्लाइल। क्या नाम बताया मैंने? सी एल कार्लाइल। इनको क्या कहा जाता है? इनको मध्य पाषाण काल का जन्मदाता कहा जाता है।
क्योंकि यही एक ऐसे पहले व्यक्ति माने गए हैं जिन्होंने लगभग 1867 एडी में, यानी कि 1867 एडी में मध्य पाषाण काल से संबंधित सूक्ष्म उपकरणों की खोज की थी। और ये खोज आपकी कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां से खोजा गया। तो इस तरीके से आपको अपनी कहानी को बनाना है। लास्ट लाइन क्या लिखाया था? मनुष्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसी में जोड़ दो, इसी पैराग्राफ में जोड़ दो। मध्य पाषाण काल में दिखाई पड़ने वाली प्राकृतिक चुनौतियों का मध्य पाषाण काल में दिखाई पड़ने वाली प्राकृतिक चुनौतियों का मध्य पाषाण काल में दिखाई पड़ने वाली प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से मनुष्य ने अपने उपकरण बनाने के क्रम में पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल किया। मनुष्य ने अपने उपकरण बनाने के क्रम में पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल किया। जिससे उपकरणों में हल्कापन आया। जिससे उपकरणों में हल्कापन आया, नुकीलापन आया तथा पुरापाषाण काल की तुलना में पुरापाषाण काल की तुलना में सूक्ष्म दिखाई पड़े। अगला बिंदु बना के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा गया। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा गया क्योंकि इसमें सूक्ष्म उपकरणों की प्रधानता दिखाई पड़ी। क्योंकि इसमें सूक्ष्म उपकरणों की प्रधानता दिखाई पड़ी। क्योंकि इसमें सूक्ष्म उपकरणों की प्रधानता दिखाई पड़ी। Cl कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जन्मदाता भी कहा गया। Cl कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जन्मदाता भी कहा गया। Cl कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जन्मदाता भी कहा गया। मध्य पाषाण काल का जन्मदाता भी कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार 1867 में मध्य प्रदेश में 1867 में
मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार 1867 में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल से संबंधित, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल से संबंधित, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल से संबंधित सूक्ष्म उपकरणों की खोज की, सूक्ष्म उपकरणों की खोज की, सूक्ष्म उपकरणों की खोज की, सूक्ष्म उपकरणों की खोज की। अब एक हेडिंग बनाएंगे आप लोग। मध्य पाषाण काल में, हेडिंग है आपका ये अलग से, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का जीवन, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का जीवन, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का जीवन, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का जीवन। ठीक है, कैसे दिखाना है देखो, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य का अगर आपको जोड़ना पड़ जाए, आप इसको कह सकते हैं कि मेन ऑक्यूपेशन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य व्यवसाय, है ना। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि मुख्य व्यवसाय के साथ हम क्या क्या बातें जोड़ सकते हैं। मुख्य व्यवसाय, तो बताइए जरा क्या क्या बातें की जा सकती हैं। मुख्य व्यवसाय, हाँ जी, नहीं, कृषि तो खैर अभी नहीं जुड़ पाएगा। शिकार पर निर्भर, शिकार पर निर्भर, है ना। अब देखो, मैं एक बात अलग से लिख देता हूं और क्लास में आने के फायदे हो सकते हैं, है ना। बातों को तो आपको समझना है। अब जब आप किताब पढ़ेंगे, तो किताब जब आप पढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल में आपको ये बताया जाएगा कि मनुष्य ने अपने आप को पशुपालन के साथ जोड़ा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं लोकेशंस भी आपको दिखाने वाला हूं आज कि कहां से इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने आप को पशुपालन के साथ जोड़ना है। लेकिन इतिहास की एक बड़ी मांग मैं आपको बताना चाहूंगा। इतिहास में जब आप किसी भी व्यवस्था के बारे में बात करें, तो जब व्यवस्था के बारे में आपको बात करनी पड़ती है, तो व्यवस्था का जन्म करा के आपको दिखाना पड़ता है और व्यवस्था का पतन भी करा के आपको दिखाना पड़ता है। सवाल आते रहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब ऐसे सवालों का सामना करने के लिए एक साधन तो है आपकी किताब, है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए व्यवस्था कोई भी हो, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो आपका मौर्य साम्राज्य हो, चाहे वो आपका गुप्त साम्राज्य हो, चाहे वो आपका बौद्ध धर्म हो, चाहे वो आपका जैन धर्म हो, कैसी भी व्यवस्था हो, अगर आपको ये प्रमाणित करना कि इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है और इसका पतन किन परिस्थितियों में हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ बाहर जाकर के कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यानी कि किताबें तो हम लोग पढ़ते हैं, क्लास में भी हम लोग आते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यवस्था का इमरजेंस आपको दिखाना हो, डिक्लाइन आपको दिखाना हो, तो मुझे लगता है कि उस व्यवस्था की गहरी समझ आपको होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने हल के तौर पर आपको कहा कि सवाल आ गया मेंस में कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करें। अब विवेचना करने का मतलब क्या है कि आपको दिखाना है कि ये कारण है। आई बात समझ में। अब आप तो परेशान हो गए कि कैसा सवाल पूछ लिया कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करो, पता नहीं क्या क्या इसमें लिखना पड़ेगा। अरे भाई, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करनी है तो आपको इतना आना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है, जिस व्यवस्था के खिलाफ, जिस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है ना, उसी ब्राह्मण धर्म की वजह से उसका पतन भी हो जाएगा। तो मैं इतनी बातें इस नाते कर गया क्योंकि लिखा रहेगा किताब में कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य के साथ आपने क्या जोड़ा, पशुपालन आपने जोड़ा।
लेकिन पशुपालन जोड़ने की कंडीशन भी तो होंगी, और वो कंडीशन आपको कौन बताएगा? कोई भी क्लास आपको बता सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास बताएगी, कोई भी क्लास आपको बता सकती है। सबका देखने का और डिस्कशन करने का तौर तरीका अलग अलग होता है। ग्रेविटी लेके चलोगे, ठहराव लेकर के चलोगे, अध्ययन और अध्यापन में कभी जल्दबाजी नहीं करोगे, तो आपका सर्वोत्तम फायदा हो सकता है। पशुपालन है, इसको मैंने लिख दिया साइड में। अभी इसको जोड़ के मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अब देखो क्या है, जैसा अभी आंसर आया था कि मेन ऑक्यूपेशन अगर ये कहा जाए कि शिकार पर निर्भर है, मेन ऑक्यूपेशन में अगर ये कहा जाए कि शिकार पर डिपेंड है, शिकार पर क्या रहा? निर्भर रहा, तो ये जो आंसर है पूर्णतः वैज्ञानिक आंसर माना जाएगा। इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि यह बताया गया है कि मनुष्य के साथ अभी भी आपको यहां पे बातें करनी पड़ेंगी कि मनुष्य भी खाद्य उत्पादक नहीं है। मनुष्य क्या नहीं, अभी खाद्य उत्पादक नहीं है, खाद्य उत्पादक नहीं है। अगर मनुष्य यहाँ पर खाद्य उत्पादक बन जाता तो आप कृषि उसके साथ जोड़ सकते थे, लेकिन मनुष्य खाद्य उत्पादक नहीं बल्कि अभी भी क्या है? खाद्य संग्राहक है। और अगर अभी भी वो खाद्य संग्राहक है तो इसका मतलब हमें कहना पड़ेगा कि उसका मुख्य व्यवसाय अभी भी क्या बनेगा? शिकार करना ही बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। अब इधर आ जाओ, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पशुपालन के साक्ष्य आपको मिले हैं, और ये बातें मेरी ओर से नहीं है, पुरातात्विक विदों की ओर से हैं। और ये बताया गया कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हमें क्या मिलते हैं? दो स्थल मिलते हैं, और स्थलों को हमेशा आप हमेशा क्या कहेंगे? साइट्स। टू साइट्स, साइट्स आपको मिली है। कहां से मिली है? एक तो क्या है आपकी आदमगढ़, 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 और एक क्या मिली आपको? बागोर। क्या है आपको? बागोर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदमगढ़ जो है वो मध्य पाषाण काल का एक मुख्य स्थल है, या बागोर जो है ये मध्य पाषाण काल का एक क्या है? मुख्य स्थल है। कोई बात नहीं है। आदमगढ़ और बागोर यहां दोनों से ही पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल, यहां दोनों से ही क्या है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और इनमें भी जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला है, हमेशा याद रखेंगे, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। अच्छा, हमारे साक्ष्य हमको ये बताने की बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य आपको दिखाई दिए, अब पशुपालन में भी कौन कौन से पशु? इस बात को तो कोई आज तक प्रमाणित कर ही नहीं पाया। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में आदमगढ़ और बागोर जैसे दो स्थल हैं जो ये बतलाने का कार्य करते हैं कि यहाँ पशुपालन के साथ मनुष्य अपने आप को जोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया तो आपने कहा कि डॉग। इसके अलावा कोई साक्ष्य आपके पास नहीं है। तो अगर मैं ये कह देता कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और हम मेन ऑक्यूपेशन क्या बता देते हैं? पशुपालन ही बता देते हैं, लेकिन मेरे पास डॉग के अलावा कोई एनिमल नहीं है, इस नाते मैं हमेशा कहता हूं कि पशुपालन आप जोड़ के चलेंगे, लेकिन यहां पशुपालन का व्यापारिक प्रयोग नहीं, यहां पशुपालन का व्यापारिक प्रयोग नहीं है। यहां पशुपालन का आप लोग व्यापारिक प्रयोग नहीं जोड़ सकते, और क्योंकि यहां पर आप पशुपालन का व्यापारिक प्रयोग नहीं जोड़ सकते, इस नाते यहां भी मनुष्य का मुख्य व्यवसाय आपको क्या बताना पड़ेगा? शिकार। पशुपालन के व्यापारिक प्रयोग का मतलब क्या होता है कि जिन पशुओं को आपने पालतू बना रखा है उनसे आपको क्या है? इनकम हो रही है। लेकिन अभी यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, अगर डॉग के अलावा अदर एनिमल्स का डिस्कशन यहाँ पे होता तब हमें थोड़ा रुक करके समझदारी से व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं, तो इस नाते हमें क्या कहना पड़ जाएगा? हमें यही कहना पड़ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में पहला बिंदु, है ना। और यही आपको समझना भी है, कहीं बाहर जाने की मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, चीजों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट आपके सामने आते रहेंगे, है ना। और मेरा तो सीधा फंडा है, मैंने हमेशा इलाहाबाद से इन्हीं चीजों को ज्यादा समझा है कि अगर आप इतिहास की किताब पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन कोई नॉर्मल किताब ना पढ़ें। जैसा महेश कुमार वर्णवाल आती है मार्केट में आज की डेट में, ज्ञानचंद्र यादव हैं, इन दोनों किताबों को तो बार बार मैं कहता हूं कि आपको कम से कम आपको तो नहीं पढ़ना चाहिए।
है ना, क्योंकि इन किताबों में तथ्यात्मक जानकारी है, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी में भी काफी डिस्टर्बेंसेस आपको नजर आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको बनना है प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको बनना तो आपको व्यवस्था का खुलेपन में जाकर के उसको डिस्कशन करना आना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछे कि भी ये वजह क्या है, तो आप उसको वजह बता पाए कि इसकी वजह क्या है। मैंने पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था, आपको याद है, मैंने आपको यहां तक बताया कि धन विधेयक का जो इंट्रोडक्शन है वो लोकसभा से ही क्यों किया जाता है। एक तरीका तो ये होता है कि आपको बता दिया जाए कि धन विधेयक का जो इंट्रोडक्शन है वो लोकसभा से ही किया जाता है, राज्यसभा से नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने क्लास में उसकी वजह भी देखी, और जब वजह आपके सामने आ गई तो एक बहुत अच्छी विंडो आपके लिए क्या हो गई, ओपन हो गई। तो इसी हिसाब से आपको व्यवस्थाओं को जोड़ करके चलना है। चलिए, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय शिकार करना ही रहा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय शिकार करना ही रहा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय शिकार करना ही रहा, क्योंकि वह अभी भी खाद्य उत्पादक नहीं बन पाया था। क्योंकि वह अभी भी खाद्य उत्पादक नहीं बन पाया था। क्योंकि वह अभी भी खाद्य उत्पादक नहीं बन पाया था। क्योंकि वह अभी भी खाद्य उत्पादक नहीं बन पाया था, बल्कि वह खाद्य संग्राहक की ही भूमिका में था। बल्कि वह खाद्य संग्राहक की ही भूमिका में था। हालांकि यह बात सच है कि हालांकि यह बात सच है कि हालांकि यह बात सच है कि आदमगढ़ तथा बागोर हालांकि यह बात सच है कि आदमगढ़ तथा बागोर हालांकि यह बात सच है कि आदमगढ़ तथा बागोर ये मध्य पाषाण काल के ऐसे स्थल माने गए। हालांकि यह बात सच है कि आदमगढ़ तथा बागोर हालांकि यह बात सच है कि आदमगढ़ तथा बागोर ये मध्य पाषाण काल के ऐसे स्थल माने गए। ये मध्य पाषाण काल के ऐसे स्थल माने गए जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यह भी बताया गया कि 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 मनुष्य ने पहली बार यह भी बताया गया कि मनुष्य ने पहली बार कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। यह भी बताया गया कि मनुष्य ने पहली बार कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। यह भी बताया गया कि मनुष्य ने पहली बार कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। लेकिन पशुपालन जैसी व्यवस्था का लेकिन पशुपालन जैसी व्यवस्था का लेकिन पशुपालन जैसी व्यवस्था का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन पशुपालन जैसी व्यवस्था का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन पशुपालन जैसी व्यवस्था का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं दिखाई पड़ा। अब इधर आ जाओ, है ना, शिकार करने की पद्धति, इसमें परिवर्तन हो गया है। शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन है, और यह परिवर्तन आपको जो दिखाना है
काफी महत्वपूर्ण रह जाता है और आप लोगों की परीक्षाओं में काफी ज्यादा बार इस पर चर्चाएं हो भी चुकी हैं। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य है वो शिकार कर रहा है, लेकिन शिकार करने का उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है? बिल्कुल, हमने जाना था कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो शिकार करेगा तो वो शिकार करने के क्रम में जानवरों के पीछे भागता है और जानवरों के पीछे भाग करके शिकार करने की कोशिश में है। मैंने शायद आपको कल यह भी बताया होगा कि जानवरों के पीछे भाग करके शिकार करना कितना अटपटा आपको लग रहा होगा, लेकिन उस समय जानवर क्या रहे, आकार में काफी बड़े रहे, तो वो तेज गति के साथ दौड़ नहीं पाते थे। शायद इस नाते मानव ने उनको अपना शिकार बना लिया होगा, ये एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन जैसा कि आज की क्लास में शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में जानवरों में परिवर्तन हो चुका है, जानवर आकार में छोटे आ गए हैं, नए प्रकार के जानवर आ गए हैं, तो मनुष्य को शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा। और शिकार करेगा किसके माध्यम से? शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन जो लाएगा किसके माध्यम से लाएगा? जो उसके पास क्या है, अपने टूल्स हैं। और टूल्स में तो हमने बता दिया है कि चेंजेस आ चुके हैं। तो शिकार करने की पद्धति में दो प्रकार की शब्दावलियां आप याद रखेंगे। सबसे पहली बार यहां देखेंगे तीर कमान की पद्धति। तीर कमान की पद्धति बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तीर कमान की पद्धति, या आप इसके साथ ये भी जोड़ के चल सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि शिकार को अब दूर से हिट करेगा। पहले क्या था, पीछे दौड़ने की बात कर रहा था, लेकिन अब शिकार को क्या है, दूर से हिट करने की बात करेगा। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ये बातें आपको मिलती हैं कि मनुष्य पहली बार शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन ला रहा है, और परिवर्तन जो लाए गए हैं तीर कमान का प्रयोग करेगा, और इसी के साथ हम जोड़ देंगे कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी क्या है, इस्तेमाल कर रहा था। अगला बिंदु लाइए, बनाइए। मध्य पाषाण काल में नए प्रकार के जानवरों को, मध्य पाषाण काल में नए प्रकार के जानवरों को, मध्य पाषाण काल में नए प्रकार के जानवरों को अपना शिकार, मध्य पाषाण काल में नए प्रकार के जानवरों को अपना शिकार, मतलब एक बात आपके समझ में आ रही है, हम लोग पहले क्या थे, पूर्णतः मांसाहारी। आई बात समझ में नहीं आई आपकी? पूरा पाषाण काल में आप देख लो, अभी आप साग और सब्जी खाने की बात नहीं कर रहे हो, और ना ही यहाँ पनीर जैसी कोई व्यवस्था है, क्योंकि पशुपालन का व्यापारिक प्रयोग तो मैंने जोड़ा नहीं, है ना। तो हम पहले क्या थे, पूर्णतः मांसाहारी थे, और मांसाहारी होने के साथ साथ पूरा पाषाण काल में तो हमारा स्वरूप बहुत ज्यादा भद्दा था। पूरा पाषाण काल में मैं 100% की बातें आपके साथ कर सकता हूं कि मुझे हमेशा से लगता है कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में मनुष्य पूर्णतः मांसाहारी है, लेकिन मांस को कच्चा ही खाता है। क्योंकि मुझे हमेशा से लगा है कि आग का जो प्रयोग है, जो मैंने कल करा के आपको दिखाया था, फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज ऑफ फायर स्पेशली बाय द ह्यूमन, ये मुझे लगता है भीमबेटका की गुफा में। तो जब भीमबेटका की गुफा में आग का पहला व्यवस्थित प्रयोग किया गया होगा, तो उसके बाद मनुष्य ने जाना होगा कि मांस को हम क्या है, पकाएंगे, और उसके बाद क्या है, इसको खाने की बात। क्या लिखा रहता है? नए प्रकार के जानवरों को अपना शिकार बनाने के उद्देश्य से मनुष्य ने शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन किया। मनुष्य ने शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन किया। मनुष्य ने शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन किया। मनुष्य ने शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन किया। मनुष्य ने शिकार करने की पद्धति में परिवर्तन किया। अब वह तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। अब वह तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। अब वह तीर कमान का प्रयोग करने लगा था।
अब वह तीर कमान का प्रयोग करने लगा था या मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा था, या मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा था, या मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा था, या मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा था। अगला बिंदु, अगला बिंदु, ये एक बड़ा परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है, कई बार पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रहा है। ठीक है, अगला लिखेंगे, मध्य पाषाण काल में मनुष्य की सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य की सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य की सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया। उसे अभी भी जंगली, बर्बर तथा असामाजिक ही कहा गया, परिवार जैसी व्यवस्था के साथ अभी भी वह अपने आप को नहीं जोड़ पाया था। परिवार जैसी व्यवस्था के साथ अभी भी वह अपने आप को नहीं जोड़ पाया था। परिवार जैसी व्यवस्था के साथ अभी भी वह अपने आप को नहीं जोड़ पाया था। सर, हाँ जी, सर केसी श्रीवास्तव वाली बुक में उसमें अंत्येष्टि की विधि इनका का वो जो समाधान है और आवास का भी प्रमाण के वो मिले यूपी में कुछ जगह मेहदहा और प्रतापगढ़ मैं आ रहा से। हूं, उन पे आ रहा हूं, लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं? वो तो मैं दिखाऊंगा आपको, जो लोकेशंस आपने बताई वो लोकेशंस अभी आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन आप किस संदर्भ में दिखा रहे थे, किस संदर्भ में कहने की कोशिश में थे? सर पारिवारिक और जो जंगली प्रवृत्ति है उसके संदर्भ में, क्योंकि आवास के प्रमाण मिले हैं, समाधान के भी प्रमाण बता रहे हैं किताब में। मैं समझ गया। एक चीज मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताई थी, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब आपने उठा दिए तो मैं आपके सामने रख ही देता हूं। उच्च पुरापाषाण काल, आप चाहें तो आप इसको बाद में नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने वही बताया कि हर आदमी के चीजों को दिखाने के तौर तरीके अलग होते हैं। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल के साथ आप क्या जोड़ेंगे, सामने क्या रखेंगे? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। क्योंकि मैं जो अभी बता रहा था ना कि निष्कर्ष तुरंत मत निकाला करो, निष्कर्ष निकालने में थोड़ा समय लेकर के चलो। अब लास्ट में कौन आ जाएगा आपका? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये बताया गया है कि उच्च पुरापाषाण काल में जो इमरजेंस होता है, उच्च पुरापाषाण काल में जो इमरजेंस हो जाता है, इमरजेंस किसका हो जाता है? होमो सेपियंस का हो जाता है। किसका हो जाता है? होमो सेपियंस का इमरजेंस हो जाता है। ठीक है जी। अब होमो सेपियंस क्या है? मनुष्य का आधुनिकतम रूप, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो हम कुछ इतिहासकार यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य के आधुनिक रूप होमो सेपियंस का जो इमरजेंस है वो उच्च पुरापाषाण काल में हो जाता है। तो ये जो आपको होमो सेपियंस है, हम इससे एक अपेक्षा करके चलेंगे, हम इससे एक अपेक्षा करके चलेंगे कि भी आपको क्या करना है, आपको अपना सांस्कृतिक विकास करना है। आपको क्या करना है? आपको अपना सांस्कृतिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, ये अपेक्षा हम करके चलेंगे। लेकिन अगर हम ये कह भी दें कि होमो सेपियंस का इमरजेंस जो आपको उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई देता है
और होमो सेपियंस से हमने एक अच्छी अपेक्षा क्या कर ली है कि भाई आप अपना सांस्कृतिक विकास करो। तो अगर यहीं से हम ये कहना शुरू कर दें कि होमो सेपियंस ने सांस्कृतिक विकास करना प्रारंभ किया होगा, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि होमो सेपियंस जो क्या बनेगा, वो सांस्कृतिक विकास का क्या बनेगा, वाहक बनेगा। चलो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर मनुष्य होमो सेपियंस जो आपका है, अगर वो सांस्कृतिक विकास का वाहक बनेगा, तो क्या इसके अंतिम निष्कर्ष मध्य पाषाण काल में निकल आएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मध्य पाषाण काल में आप मनुष्य को सभ्य बनाने की बात करोगे, सांस्कृतिक बनाने की बात करोगे, सामाजिक बनाने की बात करोगे, हम ये तो कह सकते हैं कि एक संभावना ये तो व्यक्त की जा सकती है कि पूरा पाषाण काल की तुलना में थोड़ा अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसका पैमाना क्या होगा? अब जब आपके पास कोई पैमाना ही नहीं है, तो ये कहना ज्यादा अच्छा है कि वो अभी भी जंगली है, सभ्य है, बर्बर है। क्यों? क्योंकि जब आप नव पाषाण काल में आएंगे, तो नव पाषाण काल में मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, और वो जो आपके क्रांतिकारी परिवर्तन है, वो बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे कि मनुष्य अब जंगली से सभ्य बन गया है, असामाजिक से सामाजिक बन गया है, परिवार को जान गया है, घर भी उसको मिल चुका है ना? तो मुद्दा ये बनेगा। मैंने जानबूझ के इसको छिपाया था क्योंकि मुझे अंतिम निष्कर्ष आपको कहां जोड़ना था, अंतिम निष्कर्ष नव पाषाण काल में जोड़ के चलना था। हम ये तो कहेंगे कि ये सांस्कृतिक विकास का वाहक है, लेकिन अगर ये सांस्कृतिक विकास का वाहक है, तो इसका जो अंतिम निष्कर्ष आप जोड़ के चलेंगे, अगर आप समझदारी से व्यवहार करना चाहते हैं, अगर अंतिम निष्कर्ष आप जोड़ के चलेंगे, तो मेरे हिसाब से अंतिम निष्कर्ष आपको कहां जोड़ना चाहिए, नव पाषाण काल में जोड़ना चाहिए। आई बात समझ में? नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कहीं साइड में आप इसको, या आगे बढ़े। देखो बड़ा ऐसा नहीं है, बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है इतिहास, और शायद आपको पता न होगा, इतिहास को बाकी जो विषय है ना, उनकी जननी कहा जाता है इतिहास को। इसलिए मैंने डेफिनेशन भी आपके सामने रखी थी कि इतिहास में आपको कहानियां ही नहीं पढ़नी है ना? अगर आप एक विषय को लेकर के 10 प्रकार की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको 50 प्रकार के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और गलती आपकी नहीं, आपने तो अपनी पूरी मेहनत कर ली है ना? इसलिए जैसा भी मैं समझ गया तुरंत, केसी श्रीवास्तव जी का नाम आने के बाद ही तुरंत सावधान होने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि केसी श्रीवास्तव बाद में तो आपका हाथ छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, चैप्टर की शुरुआत में अच्छा डिस्कशन करते हैं, बाद में आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उनका ये कहना सही है, होमो सेपियंस को हम सांस्कृतिक विकास का वाहक जरूर मान सकते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम निष्कर्ष है, हम चाहकर भी मध्य पाषाण काल में नहीं जोड़ पाएंगे। हमें कहाँ जोड़ना चाहिए? हमें नव पाषाण काल में जोड़ के चलना चाहिए। हेडिंग वाला जो मैं आपको बता रहा था, इसको यहां से लिखते हैं, मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। और जो आप बात कर रहे थे ना कि महदाह वगैरह, उनका मैं अभी ला रहा हूं। मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल के, बोर्ड से नोट कर लेंगे सब कुछ अब। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल क्या हो रहा है अभी देखना। ये सब कोविड की देन है, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सर रुकिएगा, भी यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, बताइए आप। सर केसी श्रीवास्तव अच्छी बुक नहीं है? अच्छी है, बहुत बढ़िया किताब है, मैंने वही पढ़ी थी इलाहाबाद में, किताब अच्छी है। किताब बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सावधानी यही बरतनी है कि
अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो अंतिम निष्कर्ष किस तरह से दिखाए हैं उन पे थोड़ा सावधानी बरतना। बाकी जानकारी जो केसी श्रीवास्तव के पास है वो जानकारी किसी और के पास नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किताब बहुत अच्छी है, आज भी है मेरे पास। हमने तो अपने वैकल्पिक विषय के लिए शुरुआत में केसी श्रीवास्तव जी को ही पढ़ा था, क्योंकि ये बात 2002-2003 की बात है। उस समय उनका सामना कोई कर नहीं पा रहा था। आर एस शर्मा के रिगार्डिंग एनसीईआरटी आपके पास आ रही थी, अब तो आर एस शर्मा की अलग किताब भी आ गई है ना। तो अब तो खैर काफी सुविधाएं हैं, है ना। हमको तो आरसी मजुमदार पढ़ने पड़े, आरसी दत्त पढ़ने पड़े, है ना, ऐसे ऐसे राइटर पढ़ने पड़े जिनकी बातें अपने आप में काफी टिपिकल हैं। लेकिन केसी श्रीवास्तव ने बाकी सबकी तुलना में काफी अच्छा लिखा था। बट उनके साथ यही दिक्कत है कि लास्ट में आकर के वो बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। वहां थोड़ा अपने आप को संभाल लेना, कहानी ठीक हो जाएगी। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, तो पहले लिखिएगा आदमगढ़, मध्य प्रदेश से प्राप्त। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, बागोर, राजस्थान से प्राप्त, राजस्थान से प्राप्त। पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य प्राचीनतम पूछा जाएगा तो आदमगढ़। यहां केवल क्या लिखेंगे, पशुपालन का साक्ष्य। सांभर, सांभर राजस्थान से प्राप्त, राजस्थान से प्राप्त, राजस्थान से प्राप्त। प्राकृतिक वनस्पति के, प्राकृतिक वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। प्राकृतिक वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य, तीनों को नोट डाउन कर लेंगे फटाफट, हो गए। दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य, लेकिन प्राचीनतम किसको मान के चलेंगे, आदमगढ़, ये याद रखेंगे। और सांभर जो आपका राजस्थान से है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन। मध्य पाषाण काल में जो अभी एक मुद्दा उठाया गया था, देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के पास जो अपने साक्ष्य हैं, बनाइए ऐसे डॉक्यूमेंट जो साक्ष्य हैं, है ना। और ये इंपोर्टेंट साक्ष्य जो आपके बनते हैं, ये क्या बनते हैं, मानव कंकाल पर आधारित, मानव कंकाल पर आधारित। यूपी पीसीएस में तो यही पूछा जाता है, मानव कंकाल पर आधारित, मानव कंकाल पर आधारित, है ना, यानी कि मानव कंकाल के साक्ष्य, मानव कंकाल पर आधारित, मानव कंकाल के साक्ष्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। यहां से इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, है ना। तो तीन स्थल आपको लेके चल रहे हैं, तीनों के तीनों आप कहां लेके चलेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आ जाओ, सबसे पहले लेके चलेंगे सराय नहर, सराय नहर। उसके बाद होगा आपका दमदमा, दमदमा। और उसके बाद होगा आपका महदहा, महदहा। साक्ष्य ये भी ध्यान रखना, किताबों में बहुत सारे मिलेंगे, हर साक्ष्य उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज एविडेंस ही पढ़ते रह जाते हैं हम लोग। हर साक्ष्य मत उठाइएगा, साक्ष्य वही उठाइएगा जो परीक्षा में या तो आ चुका है ना, या पढ़ने के बाद अंदाजा हो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। सराय नहर, क्योंकि ये ज्यादा आते हैं इस नाते मैंने इनको आपके सामने रख दिया है। सराय नहर से जो है
4 मानव कंकालों को 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य 4। दमदमा में मिला है आपको जी 2 मानव कंकालों को, 2 मानव कंकालों को, 2 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। मेहदहा से मिला है आपको 3 मानव कंकालों को, 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। तो मानव कंकाल पर आधारित जो साक्ष्य हैं, ये पिच ज्यादा अच्छी मानी जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश की 3 लोकेशंस आपके पास हैं, सराय नहर, दमदमा, मेहदहा। 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य बहुत बार पूछा गया है। ये तो आप ही समझिएगा कि जितने चिड़िया इस पर बैठा लो उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। दमदमा 2 है और मेहदहा 3 है, ठीक है, 4, 2, 3। ठीक है जी। मुझे लगता है कि मध्य पाषाण काल में जो कुछ आपको पढ़ना चाहिए वो सब कुछ आपने लगभग में देख लिया है। साक्ष्यों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान आपको होने की आवश्यकता है नहीं। साक्ष्य मैंने आपको जो दिखाए हैं, ये साक्ष्य आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप इन्हीं पर अपने आप को तैयार करके एग्जाम में परीक्षा में अगर आप जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाने की बात करेंगे, तो आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी किताब में देखिएगा, मैं आपको फिर वही बताऊंगा, किताब में बहुत सारे साक्ष्य आपको मिलेंगे, बहुत सारे साक्ष्य आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हर साक्ष्य को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उठा पाएंगे। जो बार बार पूछे गए हैं उनको आप उठा करके चलेंगे। ठीक है, चलिए पाषाण काल को अब आज हम लोग अंतिम रूप दे देते हैं। तो अगला हेडिंग क्या बनेगा आपका? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। अभी तो साक्ष्य आप हड़प्पा सभ्यता में देखना, मलेरिया के साक्ष्य, गठिया रोग के साक्ष्य, तूफान के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य, सर्जरी के साक्ष्य, ऐसे ऐसे साक्ष्य आपको दिखाने वाला हूं जो किताब में अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि या तो आपको ना मिले, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ जाए। मैं दोनों बातें आपसे कर रहा हूँ, लेकिन हर साक्ष्य नहीं उठा सकते। नवपाषाण काल, अब देखिए नवपाषाण काल का प्रारंभ कैसे किया जाता है। 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पहली बात तो ये पूछी जाती है कि नवपाषाण काल में जो आपका नवपाषाण है, इस शब्दावली का प्रारंभिक प्रयोग, इस शब्दावली का पहला प्रयोग किसने किया? बनाइए। इस शब्दावली का पहला प्रयोग, इस शब्दावली का पहला प्रयोग। एक सवाल तो ये बनता है आपसे, बनाते रहिए, ड्राफ्टिंग कुछ बोर्ड से भी नोट डाउन करना है आपको। और अगली महत्वपूर्ण बात आपसे ये पूछी जाती है यहां पर शुरुआत में ही, है ना, ये मुझे काफी महत्वपूर्ण लगता है। नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को मनुष्य के, मनुष्य के, नवपाषाण काल को मनुष्य के प्रारंभिक, प्रारंभिक विकास क्रम,
प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर किसने क्रांतिकारी काल की संज्ञा दी? किसने क्रांतिकारी काल की संज्ञा दी? दो सवाल शुरुआत में पूछे जाएंगे। नवपाषाण काल में नवपाषाण नियोलिथिक नामक जो आपकी शब्दावली है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, इसका फर्स्ट यूज किसकी ओर से किया गया है? और नवपाषाण काल को मनुष्य के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर रिवोल्यूशनरी फेज यानी कि क्रांतिकारी काल की संज्ञा किसने दी है? दोनों ही आपके क्या हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातात्विकविद हैं। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि इस शब्दावली का पहला प्रयोग किसने किया है, तो एक नाम आपको उठाना पड़ेगा। नाम क्या आपका? जॉन लुबाक। जॉन लुबाक, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? जॉन लुबाक। और अगर ये पूछा जाता है कि नवपाषाण काल को मनुष्य के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर किसने क्रांतिकारी काल की संज्ञा दी, तो यहां आपका आंसर बनेगा गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। ठीक है, दो सवाल तो आपको ये अपने जहन में रखने हैं। चलिए अब हेडिंग बनाइए सीधा, यहां से लिखिएगा, नवपाषाण काल के आलोक में मनुष्य का जीवन। 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 गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। नवपाषाण काल के आलोक में मनुष्य का जीवन। ठीक है, पहला बिंदु लिखिएगा। अब यहां पे हम उसको जोड़ के लिख लेते हैं जो मुद्दा मैंने अभी आपको उठा के दिखाया था। लिखिएगा, सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू में जोड़ के चलते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में, वहां से जोड़ के लिखा रहा हूं, उच्च पुरापाषाण काल में मानव के आधुनिक रूप, उच्च पुरापाषाण काल में मानव के आधुनिक रूप, उच्च पुरापाषाण काल में मानव के आधुनिक रूप, उच्च पुरापाषाण काल में मानव के आधुनिक रूप होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस का उदय हुआ। जिसे मनुष्य के सांस्कृतिक वाहक, जिसे मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का, जिसे मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का वाहक, जिसे मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का वाहक माना गया। नवपाषाण काल तक आते आते, नवपाषाण काल तक आते आते यह देखा गया, नवपाषाण काल तक आते आते यह देखा गया, नवपाषाण काल तक आते आते यह देखा गया कि मनुष्य ने परिवार के महत्व को समझा, कि मनुष्य ने परिवार के महत्व को समझा, कि मनुष्य ने परिवार के महत्व को समझा, आपस के संबंधों को प्राथमिकता दी, आपस के संबंधों को प्राथमिकता दी, आपस के संबंधों को प्राथमिकता दी, अर्थात
पाषाण काल में वह पहली बार, अर्थात पाषाण काल में वह पहली बार, अर्थात पाषाण काल में वह पहली बार, अर्थात पाषाण काल में वह पहली बार, अर्थात पाषाण काल में वह पहली बार जंगली से सभ्य कहलाया, जंगली से सभ्य कहलाया, जंगली से सभ्य कहलाया। कोमा असामाजिक से सामाजिक कहलाया, कोमा असामाजिक से सामाजिक कहलाया, कोमा असामाजिक से सामाजिक कहलाया, कोमा असामाजिक से सामाजिक कहलाया। अगला बिंदु, अभी भी मैं बता रहा हूं कि यहां पे एक बात मैं छोड़ के चल रहा हूं, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा आपको हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूं, वो उसको अपने दिमाग में एक बार स्टैब्लिश कर लेना। पूरे इतिहास को समझने में आपको हमेशा आसानी रहेगी, ठीक है। जब भी इतिहास के किसी भी कालखंड में आपको ये समझना हो कि लोगों का जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित है या लोगों का जीवन शहरी संस्कृति पर आधारित है, बाजार कैसे लगते हैं, बाजारों का जन्म कैसे होता है, तो एक फार्मूला बहुत अच्छे से मैं आपको दूंगा। या मनुष्य के पास स्थायी आवास आप कैसे जोड़ के चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भीमबेटका की गुफा क्या है, पाषाण काल में मनुष्य का पहला आवास है, लेकिन क्या आप इसको स्थायी आवास कहेंगे? अगर स्थायी आवास होता तो आज भी आप लोग गुफाओं में रहते, है ना। तो मनुष्य को पहले अपना स्थायी आवास मिला होगा, लेकिन भद्दे रूप में मिला होगा। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा तो उसने अपने आवास में बहुत सारे क्या है स्ट्रक्चरल चेंजेस किए होंगे, आज हम ऐसे आवासों में रहते हैं। आई बात समझ में? अगला बिंदु बना के लिखो, नवपाषाण काल में मनुष्य ने, 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 नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपने उपकरणों में भी गहरे परिवर्तन किए। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपने उपकरणों में भी गहरे परिवर्तन किए। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपने उपकरणों में भी गहरे परिवर्तन किए। अब पत्थर के, अब पत्थर ऐसे लिखेंगे, अब पत्थर, अब पत्थर, अब पत्थर कोमा हड्डी, कोमा हड्डी के साथ साथ, अब पत्थर कोमा हड्डी के साथ साथ, अब पत्थर कोमा हड्डी के साथ साथ धातु के रूप में, धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल, धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा। धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा। धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा। धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा। यही कारण है तांबा वह धातु बनी, यही कारण है कि तांबा वह धातु बनी, यही कारण है कि तांबा वह धातु बनी जिसका मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया, जिसका मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया। जिसका मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया। अगला बिंदु, नवपाषाण काल में मनुष्य, नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक के स्थान पर, खाद्य संग्राहक के स्थान पर, नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक के स्थान पर खाद्य उत्पादक कहलाया, खाद्य उत्पादक कहलाया, खाद्य उत्पादक कहलाया।
खाद्य उत्पादक कहलाया। खाद्य उत्पादक कहलाया, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। खाद्य उत्पादक कहलाया। मृद भांड, मृद भांड जैसी व्यवस्था, मृद भांड जैसी व्यवस्था, मृद भांड जैसी व्यवस्था, मृद भांड जैसी व्यवस्था नवपाषाण काल में ही, मृद भांड जैसी व्यवस्था नवपाषाण काल में ही, मृद भांड जैसी व्यवस्था नवपाषाण काल में ही सबसे पहली बार मनुष्य के साथ जुड़ी, सबसे पहली बार मनुष्य के साथ जुड़ी, सबसे पहली बार मनुष्य के साथ जुड़ी। यदि मनुष्य खाद्य उत्पादक बना, यदि मनुष्य खाद्य उत्पादक बना, यदि मनुष्य खाद्य उत्पादक बना, तब इसका मतलब यह हुआ, तब इसका मतलब यह हुआ, तब इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपने आप को कृषि उत्पादन के साथ जोड़ा, तब उसने अपने आप को कृषि उत्पादन के साथ जोड़ा, कृषि उत्पादन के साथ जोड़ा। इन हालातों में एक सकारात्मक संभावना, इन हालातों में एक सकारात्मक संभावना, इन हालातों में एक सकारात्मक संभावना, इन हालातों में एक सकारात्मक संभावना यह व्यक्त की जा सकती है। इन हालातों में एक सकारात्मक संभावना यह व्यक्त की जा सकती है। इन हालातों में एक सकारात्मक संभावना यह व्यक्त की जा सकती है कि नवपाषाण काल में ही, कि नवपाषाण काल में ही, कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहली बार, कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहली बार, कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहली बार मनुष्य को स्थायी आवास मिला होगा, स्थायी आवास मिला होगा, स्थायी आवास मिला होगा, स्थायी आवास मिला होगा। पहले एक बिंदु वो लिखो, फिर मैं एक बात आपको यहां समझाता हूं। नवपाषाण काल में, अब देखो इसको समझना, जो मैंने आपको समझाया मैं अपनी बात को प्रमाणित करके चल रहा हूं। नवपाषाण काल में मनुष्य का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ अवश्य हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ अवश्य हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य का जुड़ाव कृषि उत्पादन के साथ अवश्य हुआ, लेकिन यह कृषि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं था। ठहराव लेकर के चलना है। लेकिन यह कृषि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं था, लेकिन यह कृषि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं था, लेकिन यह कृषि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं था। हालांकि नवपाषाण काल में मनुष्य, हालांकि नवपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन जैसी व्यवस्था का, हालांकि नवपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन जैसी व्यवस्था का, हालांकि नवपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन जैसी व्यवस्था का व्यापारिक प्रयोग करने लगा था, व्यापारिक प्रयोग करने लगा था, व्यापारिक प्रयोग करने लगा था। इसे कहते हैं न्याय। अगर व्यवस्था तुरंत आई है तो उससे अंतिम निष्कर्ष मत दो
ठहराव के साथ जोड़ने की बात करो, है ना। अब ये बताया गया है कि भाई वो खाद्य संग्राहक नहीं है, यानी कि अब मनुष्य का जीवन जो है और शिकार पर पूर्णता आधारित नहीं है। शिकार कर रहा होगा अभी भी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शिकार पर पूर्णता आधारित है। तो हमने कहा कि वो अब खाद्य संग्राहक नहीं रह गया, बल्कि क्या बन गया, खाद्य उत्पादक बन गया है। और अगर खाद्य उत्पादक बन गया है तो कृषि उत्पादन के महत्व को उसने समझ लिया है। लेकिन कृषि में जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन को तो महत्व है, अगर आप इसका व्यापारिक प्रयोग जोड़ देंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। आपको कहना पड़ेगा कि इसका व्यापारिक प्रयोग नहीं है, इसका व्यापारिक प्रयोग नहीं है, उत्पादन इतना हो रहा है ताकि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। इसी के रिगार्डिंग तो कल मुझे जबरदस्त फार्मूला आपको देना है, जो आपको बहुत आगे तक समझाने की बात करेगा। व्यापारिक प्रयोग नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या जोड़ेंगे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाला कृषि उत्पादन। व्यक्ति केवल अपने पेट को भरने की बात कर रहा है, जो उत्पादन हो रहा है उसे बाजार में लेकर के जाने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपने यहां बाजार लगवा दिए ना तो हड़प्पा सभ्यता आपसे नाराज हो जाएगी। और इतनी बड़ी सभ्यता अगर आपसे नाराज होगी तो फिर आप इतिहास के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो मृत भांड के जो पहले साक्ष्य हैं वो आपको कहां से मिलते हैं, नवपाषाण काल के अंदर से ही आपको मिलेगी। मृत भांड का सही मतलब क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपने क्या दिखाया, उत्पादन। भले ही ये उत्पादन आपका क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है, लेकिन जो आपने कृषि उत्पादन किया है, क्या आप उसे एक दिन में खा लोगे, नहीं ना, उसको स्टोर करके आपको रखना पड़ेगा। तो जब आप उसको स्टोर करके रखने की बात करोगे तो आपको बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय बर्तनों की व्यवस्था क्या रही है आपके सामने, मृत भांड। स्थायी आवास क्यों मिला, स्थायी आवास इस नाते मिला क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कहा कि ये छोटा सा जमीन का आपने टुकड़ा लिया और इस पर अगर आप कृषि उत्पादन कराने की बात करेंगे, हालांकि भले ही उसका व्यापारिक प्रयोग नहीं है, लेकिन इस छोटे से जमीन के टुकड़े पर अगर आप कृषि उत्पादन कराने की बात करेंगे तो भाई आपने अगर यहाँ फसल को बोने की बात की है तो ऐसा तो है नहीं कि फसल को बो के आप कहीं और भाग जाओगे, आपको वेट करना पड़ेगा। स्थायी आवास, सारे कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं, ऐसे आपको जोड़ने हैं। आगे बढ़ो, अंतिम निष्कर्ष दे देते हैं नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, बुर्ज होम, कहां से प्राप्त है, जेएंड के। ऐसा ही साक्ष्य कहां मिलेगा आपको, हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी मिलता है सेम साक्ष्य। मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। ये पहला साथी